फिक्र की शुरुआत पानी की उन तस्वीरों से जो भारत के दो अलग अलग चेहरे और एक बहुत बड़ी परेशानी दिखा रही है। एक तरफ है गुरुग्राम, देश की मिलेनियम सिटी, देयर यू गो, चमचमाती इमारतें, एक्सप्रेस वे, करोड़ों के फ्लैट, ग्लोबल कंपनियों के दफ्तर, लेकिन कुछ घंटे की बारिश हुई और सड़कें पानी में गायब। चलो को अच्छे, गाड़ियां रेंगने लगी, स्कूल बसें फंस गई। हालात ऐसे बने कि प्रशासन को वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लास की सलाह देनी पड़ी। लेकिन वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन क्लास कभी भी नाकाम हो रहे ड्रेनेज सिस्टम का विकल्प नहीं हो सकते। आज की बारिश सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, यह भारत के शहरों की ड्रेनेज क्षमता, हमारी सड़कों के डिजाइन, नदियों के आसपास बढ़ते निर्माण, बाढ़ वाले इलाकों की तैयारी और बदलते मौसम के सामने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की परीक्षा की खबर है। यह खबर है हमारी पुअर, फेल्ड, डिस्टॉर्टेड अर्बन प्लानिंग का, और उसका यह जीता जाता उदाहरण है। क्योंकि सवाल यह नहीं है कि अगस्त में बारिश क्यों हुई, वो तो होनी है। सवाल यह है कि हर बार बारिश होते ही शहर क्यों रुक जाता है। सोचिए जरा, देयर इज नो कोर्स करेक्शन ऑल्सो। हर बार गांव सिस्टम से क्यों कट जाता है, और करोड़ों अरबों के इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच कुछ घंटों का पानी हमारी पूरी व्यवस्था की सीमा क्यों बता देता है। आज फिक्र बारिश से ज्यादा हमारे सिस्टम की, जिसका रिपोर्ट कार्ड दिखा रही ये तस्वीरें जो गुरुग्राम की है, और ये आज दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच का सीन है। सड़कें तालाब बन गई, 1, 2 या 3 नहीं बल्कि कई स्कूल की बसें, स्कूल बसेस पानी में डूबती हुई नजर आती। आपको बता दें कि उस वक्त इन सभी बसों में बच्चे भी सवार थे, घंटों तक फंसे रहे। हाईटेक सिटी गुरुग्राम की तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर वायरल है। हरियाणा को सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले गुरुग्राम ने कुछ घंटों की बारिश में एक बार फिर से सरेंडर कर दिया। इस दयनीय हालात को देखते हुए गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी हुई है और 25 अगस्त को घर से काम करने की सलाह दी गई है, क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है ही नहीं कि बारिश में लोग अपने घरों से बाहर निकलकर अपने दफ्तरों तक पहुंच सकें। काम करना तो बहुत दूर की बात है। खैर, अब दिल्ली का हाल आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की सड़कों से आई। आज कुछ घंटे की बारिश में दिल्ली का हाल बेहाल हो गया। कई इलाकों में सड़कों और नालों का फर्क मिट गया। संगम विहार, दुर्गा विहार, कैनॉट प्लेस जैसी जगहों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर। बारिश का असर हवाई सेवाओं पर पड़ा। खराब मौसम के कारण दिल्ली आने वाली 15 फ्लाइट्स को जयपुर डायवर्ट करना पड़ा। गाजियाबाद का हाल देखिए, लोगों से भरा एक ऑटो पानी से भरी सड़क पर पलट गया। पानी भरा होने के कारण ऑटो के ड्राइवर को यह अंदाजा नहीं था कि वहां कई सारे बड़े गड्ढे हैं। वो आगे बढ़ा और गड्ढे के कारण उसके ऑटो का संतुलन बिगड़ गया। मैं इस वक्त हूँ कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के पास में, और इस सड़क पर आपको ले चलती हूँ किस तरह से यहाँ पर जो है पानी भरा हुआ है, कैसे सड़क जो है वो जलमग्न है। वो आप देख सकते हैं साफ साफ कि कैसे लोग, देखिए गाड़ियाँ जो है वो बंद हो गई हैं, किस तरह से लोग स्कूटी और बाइक जो है वो खींचते हुए ला रहे हैं, क्योंकि पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। अब क्या कर सकते हैं, सरकार बस वोट मांगती है, वोट के लिए करती है, और बाकी जो वादे करती है वो करती ही नहीं है। अभी आप खुद ही देख लो कैसी हालत है। यहाँ पे 4 बूंद नहीं गिरी होती, यहाँ पे इतना पानी भर जाता है। अब यहाँ संगम विहार का तो यही हाल है, सरकार कुछ करेगी नहीं। और बच्चों को लाने में बहुत परेशानी हो रही, पूरा भर गया पानी। बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, कमर इतना पानी भरा पड़ा है, बाइक लोगों का, गाड़ी वाहन खराब होता जा रहा है। थोड़ा सा पानी होता है, बारिश होती है, पानी भर जाता है पूरे रास्ते में, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम डिलीवरी मारने वाले हैं, हमारे तो बाइक से ही काम होता है, बाइक बंद हो जाती है, क्या करें। अच्छा, हाँ, सरकार को कुछ करना चाहिए इसके ऊपर। दिल्ली में भी आज के लिए लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी के साथ में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल एक्टिविटी की चेतावनी जो है ऑरेंज अलर्ट साथ में जारी की गई। अब आपको उत्तर प्रदेश में बाढ़ और बारिश के हालात दिखाते हैं। यूपी में स्थिति भी गंभीर है। 19 जिलों में बाढ़ साफ दिखाई दे रही है, बाढ़ की चपेट में है। 92 गांव में फसलें जलमग्न हो गई हैं। 26 गांव पूरी तरह टापू में तब्दील हो गए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे बसे 2 शहरों का हाल, एक है वाराणसी और दूसरा है प्रयागराज। वाराणसी के सभी घाट पूरी तरह जलमग्न हैं। घाटों के किनारे बने कई मंदिरों में भी गंगा नदी का पानी प्रवेश कर चुका है।
इस बाढ़ में दशाश्वमेध घाट पर जल पुलिस चौकी भी डूब गई है। जल स्तर इतना ज्यादा है कि कई जगह बोट सेवाओं को भी सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया है। बाढ़ का असर मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट तक दिखाई दे रहा है, जहां निचला हिस्सा डूबने की वजह से शवों का अंतिम संस्कार छतों और सकरी गलियों में करना पड़ा है। हालांकि गंगा नदी के जलस्तर में थोड़ी कमी आई है, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ। इस वक्त यूपी के 19 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और इनमें प्रयागराज शामिल। इस वक्त संगम क्षेत्र का बड़ा हिस्सा जलमग्न है, जहां कुछ महीने पहले महाकुंभ और माघ मेले की तैयारियां होती थी। वहां इस वक्त चारों तरफ सिर्फ पानी। गंगा किनारे बसे निचले इलाके डूबे हुए, सैलाब लोगों के घरों तक पहुंच गया और गलियों की स्थिति तो किसी नाले जैसी है। असर आम जीवन के साथ साथ अंतिम संस्कार जैसी व्यवस्थाओं पर भी दिख रहा है। दारागंज शमशान घाट में पानी भर जाने के कारण लोगों को सड़क किनारे शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ा। नदी का पानी संकट मोचक यानी लेटे हनुमान मंदिर तक पहुंच गया है और प्रशासन लगातार लोगों को गंगा नदी से दूर रहने की नसीहत दे रहा है। अब जो वीडियो आप देख रहे हैं वो यूपी के ललितपुर का है, जहां एक बाइक सवार सैलाब के बीच में अपनी मोटरसाइकिल को निकालने की कोशिश करने लगा। जब वो रास्ते के बीच में पहुंचा तो वहां फंस गया। एक लड़का उसकी मदद को आया, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाया। आखिरकार हार कर उस लड़के ने बाइक को पानी में छोड़ा और अपनी जान बचाई। देश के मैदानी इलाके बारिश बाढ़ से बेहाल है, तो पहाड़ों पर टूटती चट्टानें और भूस्खलन से लोगों में खौफ। लैंडस्लाइड का चौंकाने वाला वीडियो उत्तराखंड के पौड़ी से आया है, जहां देखते ही देखते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सीधे सड़क पर आ गिरा, जिससे दोनों तरफ ट्रैफिक रुक गया। बस राहत ये रही कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। उत्तराखंड में बारिश से छोटी नदियां भी उफान भर रही हैं। इन्हीं में एक है तमसा नदी, जिसने देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर को जलमग्न कर दिया। तमसा नदी में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक वक्त संतोषी माता के मंदिर में दर्शन तक बंद करने पड़े। हालांकि अब थोड़े जल स्तर में कमी आई है। इसी तरह देहरादून से सहसपुर में आसन नदी का जलस्तर बढ़ने से एक डंपर का क्या हाल हुआ वो भी देखें। पानी का बहाव इतना तेज था कि भारी भरकम डंपर भी खिलौना साबित हुआ और लहरों में फंस गया। फिक्र एक ऐसे वायरस की जो दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में तेजी से फैल रहा है, लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। अगर आपको तेज बुखार, खांसी, गले में खराश और सांस की तकलीफ हो रही है तो सावधान हो जाइए। जिसे आप साधारण सर्दी, जुकाम या बुखार समझ रहे हैं, कहीं वो किसी गंभीर बीमारी के लक्षण तो नहीं है। क्योंकि हम जिस वायरस की बात कर रहे हैं वो है H1N1। H1N1 यानी कि स्वाइन फ्लू। मरीज इतना तेजी से बीमार होता है कि समझ में नहीं आता। ये मरीज जो है इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं इस बीमारी के कि हर घर की एक कहानी बनती जा रही है। सवाल यह है कि ये वायरस कितना खतरनाक है, क्या कोई नया स्ट्रेन तो नहीं आ गया? किनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? डॉक्टर से बातचीत और देशव्यापी रिपोर्ट के आधार पर हमने सरल शब्दों में इस पर फिक्र की पूरी फाइल तैयार की है। कॉपी और कलम पास में रख लीजिए, एक एक जानकारी नोट कर लीजिए, आगे आपके काम आएगी। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर के साथ कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने शुरू हो गए, लेकिन राजधानी दिल्ली में आंकड़ा तेजी से बढ़ा। दिल्ली में 21 अगस्त तक H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के 1777 रिपोर्टेड मरीज सामने आए। रिपोर्टेड, अनरिपोर्टेड और भी हो सकते हैं। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा सिर्फ 229 था, वो भी बड़ा नंबर है, लेकिन इसके सामने तो कुछ भी नहीं। यानी इस साल करीब 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसीलिए लोगों में खौफ है, उन्हें यह चिंता है कि यह वायरस इतना तेजी से क्यों फैल रहा है। हालांकि ज्यादातर मामलों में मरीजों बीमारी के लक्षण काफी हल्के हैं, इसीलिए विशेषज्ञों का मानना है कि डरने की आवश्यकता नहीं है। यह एक मौसमी फ्लू है और उतना खतरनाक नहीं, इसीलिए इसके लक्षण को जान लेना जरूरी है। अचानक तेज बुखार और कपकपी, सूखी और लगातार रहने वाली खांसी, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश और नाक बहना, मांसपेशियों और शरीर में दर्द, थकान, सिर दर्द और कभी कभी उल्टी या दस्त। ये वो लक्षण हैं जिनके दिखने पर हमें सावधानी बरतनी शुरू कर देनी चाहिए। और इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉमन फैक्टर है जो स्वाइन फ्लू का एक कहें आप ट्रेडमार्क है। अगर स्वाइन फ्लू है किसी को तो उसको बॉडी में बहुत दर्द होता है, जोड़ों में बहुत दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी बॉडी टूट रही है और ये अनबेरेबल पेन होता है। खैर, अगर आपको ऊपर दिए गए संकेत दिखे
और उनमें सुधार नहीं दिखे तो डॉक्टर से संपर्क करें। अपने हाथ अक्सर साबुन और पानी से धोएं। भीड़ भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहने। लक्षण दिखने पर घर में रहें। फ्लू का टीका लगवाना भी एक विकल्प है। ज्यादातर लोगों में फ्लू देखभाल से अपने आप ठीक हो सकता है। हर किसी को सांस की गंभीर समस्या नहीं होती, लेकिन बुजुर्ग, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोग, जिनको कोमॉर्बिड कहते हैं, उनमें संक्रमण गंभीर हो सकता है। ऐसी स्थिति में पैनिक ना हो, बचाव के नियमों का पालन करें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। दिल्ली एनसीआर में इस बीमारी को लेकर लोकल सर्कल्स नाम की संस्था ने एक सर्वे भी किया। यह जानने की कोशिश की कि स्थिति कितनी गंभीर है और मौजूदा हालात क्या है। सर्वे के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के 54% घरों में कम से कम एक व्यक्ति फ्लू, वायरल फीवर जैसे लक्षणों से पीड़ित है। 39% घरों में 2 या उससे ज्यादा लोग एक साथ बीमार हैं और 33% घर ऐसे हैं जहां 4 या उससे ज्यादा लोगों में फ्लू, वायरल फीवर के लक्षण हैं। 23%। इस सर्वे में दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद के 32,000 से ज्यादा लोगों का सर्वे किया गया है। भारत में फ्लू का असर पूरे साल रहता है, लेकिन मानसून और सर्दियों के दौरान ये अपने चरम पर पहुंच जाता है। बारिश के दौरान तापमान में बार बार आने वाले बदलाव और हवा में नमी की वजह से ऐसे वायरस ज्यादा समय तक एक्टिव रहते हैं। बारिश के कारण लोग घरों, दफ्तरों, क्लासरूम और सार्वजनिक परिवहन जैसी बंद जगहों पर ज्यादा वक्त बिताते हैं। ऐसे में अगर कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है और खराब वेंटिलेशन के कारण दूसरों तक ये वायरस आसानी से फैल जाता है। और अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जैसे ही बारिश रुकेगी या बारिश आगे बढ़ेगी तो दिल्ली एनसीआर में डेंगू का खतरा बढ़ जाएगा, डेंगी जिसे कहते हैं। खैर, दिल्ली समेत देश के दूसरे इलाकों में स्वाइन फ्लू के मरीज बढ़ने लगे, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस वायरस का कोई नया स्ट्रेन आ गया जिसके चलते स्थिति कंट्रोल में नहीं आ रही। स्ट्रेन का मतलब वायरस के किसी नए रूप से है। इस मामले में आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि देश में H1N1 का कोई नया स्ट्रेन सामने नहीं आया। आईसीएमआर के मुताबिक अभी देश में जो H1N1 वायरस फैल रहा है वो सीजनल फ्लू यानी मौसमी फ्लू का ही हिस्सा है। मौसम में बदलाव होने पर इस तरह के वायरस एक्टिव हो जाते हैं। फिलहाल जो स्ट्रेन लोगों को संक्रमित कर रहा है वो नया नहीं है। यह स्ट्रेन 2025 से सर्कुलेशन में है। इसमें ऐसा कोई नया बदलाव नहीं मिला है जिससे माना जाए कि यह वायरस पहले से ज्यादा खतरनाक या ताकतवर है। इसीलिए किसी असामान्य खतरे को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टरों का भी मानना है कि स्वाइन फ्लू से डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधान रहने की आवश्यकता है। H1N1 जिसको स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, ये एक तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस का ही सब टाइप है, इन्फ्लुएंजा ए का। तो जैसे सिम्टम इन्फ्लुएंजा ए में होते हैं वैसे ही सिम्टम H1N1 में भी होते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, बदन टूटना। जिनको पहले से क्रॉनिक इलनेस है या बच्चों को जैसे अस्थमा है, उनमें थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो बीमारी तो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। जिनमें कुछ रेड फ्लैग सिम्टम आ जाएं कि सांस फूलने लगी, ज़्यादा फूल रही है, तो वो हॉस्पिटल जरूर जाए। H1N1 और इन्फ्लुएंजा की बात हमने की है, तो इसलिए सभी को लगेगा क्या ये हमें बीमारी हो गई है, तो क्या हम सेफ हैं, हमारे साथ क्या हो सकता है। तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो हैं वो खुद से ही ठीक हो जाएंगे। अगर बुखार है, पैरासीटामॉल, सर्दी जुकाम है, उसके लिए एंटी एलर्जिक प्रिस्क्राइब करते हैं। नाक बंद है, स्टीम लेने से हेल्प मिल सकता है। गले में दर्द है, गर्म पानी में नमक डाल के आप गागल करें, बिटाडिन गागल करें, उससे आप ठीक हो जाएंगे। तो कोई भी नॉर्मल हेल्दी इंसान हम एक्सपेक्ट करते हैं 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। वर्ल्ड वाइड डेटा हम देखें सालों साल का, तो सबसे ज़्यादा परेशानी इन्फ्लुएंजा अगर किसी पॉपुलेशन में करता है वो एल्डरली पॉपुलेशन में है। पेरेंट्स को समझना चाहिए मेरा बच्चा बीमार है, खांस रहा है, स्कूल मत भेजो, ये पहली रोकथाम है। दूसरा, मास्क लगाइए। तीसरा, हैंड हाइजीन करिए। चौथा, डिस्टेंस मेंटेन करिए। साबुन का इस्तेमाल करिए, हाथ धोइए बार बार, नाक पे हाथ मत लगाइए। स्वाइन फ्लू से घबराना नहीं है, लेकिन बढ़ते मामलों के बीच लापरवाही भी नहीं बरतनी है, वरना यह बीमारी खतरनाक हो सकती है। इसे सामान्य सर्दी जुकाम ना समझें। लापरवाही में लोग इसे आम वायरल मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में गंभीर सांस की समस्या या निमोनिया भी बन सकती है। ऐसे में बुजुर्गों और बीमार लोगों को ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। वैसे आप अपने डॉक्टर से बात करिए। एक स्टैंडर्ड रूल मैं आपको बताता हूँ। एक स्टैंडर्ड रूल ये है कि घर में अगर 60 साल के ऊपर के कोई बुजुर्ग हैं तो उनको एंटी निमोनिया वैक्सीन, जिसका एक अमूमन भाषा में नाम है नीमोकॉकल,
वो ज़रूर दे देना चाहिए। ऐसा कई डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से बात करके ये कर सकते हैं। ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। फिक्र में अब उस मछली भोज की बात करते हैं जिस पर चुनावी राज्य यूपी में 2 राष्ट्रीय पार्टियों में संग्राम छिड़ा है। सावन के आखिरी सोमवार यानी आज मछली के इस राजनीतिक कांटे की बात इसलिए क्योंकि कल यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के स्वागत में अयोध्या में एक मछली भोज का आयोजन हुआ। अजय राय इस भोज में शामिल हुए। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मछली भोज की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा, श्रावण मास में प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या धाम में कांग्रेस नेताओं द्वारा मछली भोज का आयोजन करना अत्यंत निंदनीय और अक्षम्य है। सनातन का अपमान ही अब कांग्रेस की पहचान बन चुका। पंकज चौधरी ने मछली में फंसे राजनीतिक कांटे को थोड़ा ही हिलाया था कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस कांटे को और गहरा फंसा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अजय राय पर हमला किया और कहा कि ये हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर मछली की दावत उड़ाते हैं। सीएम ने हमला किया तो अजय राय ने जवाब दिया, कहा मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, मेरी मछली खाते हुए फोटो दिखाएं या इस्तीफा दें। कुल मिलाकर दोनों तरफ से एक दूसरे को राजनीतिक कांटा चुभाने की कोशिश हुई। एक बार सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और अजय राय ने उस पर क्या जवाब दिया। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में यह है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं, मछली की दावत उड़ा रहे हैं। कल हम लोग गए थे, भाई अगर फोटोज हैं हमारे कि मछली हम खा रहे हैं, वीडियोज हैं, जारी करें, दिखाएं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं तैयार हूं इस्तीफा देने के लिए, और नहीं तो आपको प्रदेशवासियों से माफी मांगकर इस्तीफा देकर अपने घर जाना होगा। अब वो कोई बुलाएगा कार्यक्रम में तो हम जाएंगे ना, हर जगह जाते हैं कार्यक्रमों में, कोई नई बात तो है नहीं। और निषाद समाज का था, उनका सम्मान करना था। ये मछली खाना वाकई में बड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है ना कई बार। एक वीडियो आया था, आपको याद होगा, नवरात्रि में एक पॉलिटिकल लीडर का मछली खाते, उन्होंने कहा नहीं उससे एक दिन पहले था। अब ये सावन की बात आ रही है मछली की। खैर, मछली वाला भोज खबरों में वायरल है। बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी समेत दूसरे दलों ने भी कांटे वाली सियासत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मछुआरों की राजनीति करने वाले निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद भी इस मछली भोज वाली राजनीति में सक्रिय हुए हैं। दावा किया है कि मछुआरों तो गरीब हैं, उनकी परंपरा है मछली खाना, तो क्या कांग्रेस वाले मंदिर भी जाएंगे और मछली भी खाएंगे? हालांकि कांग्रेस कह रही है कि चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें हो रही हैं। बहुत ही दुखद है। अयोध्या धाम हमारा जब पवित्र धाम है, प्रभु रामलला का धाम है, और वहाँ पर इस प्रकार का भोज करना, वो भी सावन के महीने में, ये कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। सावन के दौरान नितिन नवीन ये मटन खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, खा रहे हैं ना, मांस खा रहे हैं ना, तो बीजेपी से इसका जवाब ले लो। और हमने अगर खाए तो हमारा फोटो दिखा दो, अगर हम वहाँ पे खा रहे हो कहीं बैठ के। कांग्रेस से पूछना चाहिए कि वो मंदिर भी जाएंगे और मछली भी खाएंगे। हम कह रहे हैं निषाद तो सब है, उत्तर बाहरी है, वो गरीब है, उजड़ा है, उसका परंपरा है मछली खाना, तो उससे क्या है, वो तो खाएगा ही खाएगा। ये कांग्रेस नॉन इशू को इशू बनाती, इशू को नॉन इशू बनाती है। सरकार दूसरे के खाने पर तीखा हमला करने लगती है। जब उनके नेता मछली खाते हैं, उनके नेता पवित्र दिनों में मांस मछली खाते नजर आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी मौन हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी को अब ये ढोंग छोड़ देना चाहिए और खाने की, पहनने की, बोलने की आजादी इस देश में है। जिसकी जो मर्जी है उसको खाने दीजिए। हमारे अजय राय जी तो वैसे भी वेजिटेरियन है, छोड़िए उनकी बात छोड़िए, नहीं भी होते वेजिटेरियन तो क्या उसमें गलत? हमें नहीं समझ में आता कि इतने बचकाने और मूर्ख विवाद क्यों लाए जाते हैं। क्या इस देश को ये लोग वाकई मूर्ख समझते हैं?
यूपी की राजनीति में मछुआरे यानी निषाद समुदाय को एक अहम वोट बैंक माना जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि वो राज्य में करीब 5% है। हालांकि कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। पूर्वांचल में इनका खासा प्रभाव माना जाता है। गोरखपुर, संत कबीर नगर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या और आसपास के नदी किनारे के इलाकों में इनकी अच्छी खासी मौजूदगी। निषादों का वोट किसी एक दल के साथ स्थायी रूप से नहीं रहा है। 2018 के गोरखपुर उपचुनाव में निषाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी को हराया, जबकि बाद में निषाद पार्टी बीजेपी के साथ आ गई और 2022 के विधानसभा चुनाव में उसके 6 विधायक जीते। निषाद समुदाय की पारंपरिक आजीविका का रिश्ता नदियों, नाव चलाने, मछली पकड़ने और मछली पालन से रहा है। यही वजह है कि मछली सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि समुदाय की सामाजिक और आर्थिक पहचान से भी जुड़ी है। यूपी में मछली कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। 2023-24 में राज्य का मछली उत्पादन 11.6 लाख टन था, जो 2024-25 में बढ़कर 13.31 लाख टन हो गया, यानी एक साल में करीब 15% की बढ़ोतरी। यही वजह है कि यूपी की राजनीति में मछली, मछुआरा और निषाद तीनों का कनेक्शन बेहद दिलचस्प है। और जब बात मछली भोज तक पहुंची है तो उसके साथ राजनीति का कांटा लगना भी तय है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरकार जब बजट लाती है इस साल, तो फिशरीज को लेकर बहुत सारी चीजें पेंडोरा बॉक्स खोल देती है, क्योंकि उसको पता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है और हमने वो इस साल के बजट में भी देखा था। खैर, केंद्र सरकार का जो बजट। और अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर छिड़े नए घमासान की। इस महीने की 20 तारीख को कांग्रेस के नेता और सिख दंगों के दोषी सज्जन कुमार का निधन हुआ। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अलग तरह की तनातनी शुरू हो गई। इस तनातनी की शुरुआत हुई हरियाणा से, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बयान से। उन्होंने सज्जन कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि आज देश के राजनीतिक क्षितिज पर ऐसी क्षति हुई है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। सज्जन कुमार सिर्फ दिल्ली, ग्रामीण दिल्ली और पूरे उत्तर भारत की एक शख्सियत नहीं थे, बल्कि लोगों के साथ उनका जुड़ाव एक मिसाल थी। उनके इसी बयान पर पंजाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भड़क गए। चन्नी ने कहा कि सज्जन का सम्मान पंजाब का अपमान। सज्जन कुमार पर हरियाणा और पंजाब कांग्रेस में तनातनी शुरू हो गई। कांग्रेस आलाकमान इस तनातनी को लेकर एक्शन में आया और हरियाणा और दिल्ली के नेताओं को नसीहत दी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान की तरफ से नसीहत दी गई कि सज्जन कुमार कांग्रेस के नेता थे, इसीलिए उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए, लेकिन उनका महिमा मंडन न करें। आलाकमान के दखल का यह असर हुआ कि अब दिल्ली और हरियाणा के नेता चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर खामोश और अपने पुराने बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने की बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में दीपेंद्र हुड्डा की सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा कि उनके शब्दों को वैसे पेश नहीं किया गया जैसे उन्होंने कहा था। साथ ही उन्होंने अपने बयान पर खेद भी जताया। दीपेंद्र हुड्डा के दोनों बयान सुनिए और खुद ही देखिए कि उन्होंने पहले क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं। देश के राजनीतिक क्षितिज पे एक ऐसी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। सज्जन कुमार जी ना सिर्फ दिल्ली देहात, पूरे उत्तर भारत की ऐसी शख्सियत थे जिनका लोगों से जो जुड़ाव था वो एक मिसाल है। हमारे पूरे देश में उनकी मिसाल दी जाती है। दिल्ली के विकास में जो उनका योगदान रहा है वो आज तक याद किया जाता है, उसके उदाहरण दिए जाते हैं और उनके जाने से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। कुछ लोग मेरी बात को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने रख रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले तो मैंने वो शब्द नहीं कहा जो अंग्रेजी का जो शब्द रोल मॉडल, जो शब्द मेरे बयान के साथ जोड़ा जा रहा है, मैंने वो बोला ही नहीं। जो मैंने जिसका प्रयोग भी नहीं किया, मेरी कोई भी मंशा किसी हमारे भाई को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। सिख समाज के हमारे भाइयों को तो ठेस पहुंचाने की मैं सोच भी नहीं सकता, ना मेरी कभी कोई भावना ऐसी थी। लेकिन फिर भी सिख समाज हमारा अपना परिवार है। अगर किसी भाई को की भावनाएं से ठेस हुई हैं तो मैं आपका भाई हूँ, मैं खेद प्रकट करता हूँ।
देखिए, हर लेवल पर एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इस पे बहुत ज़्यादा टाइट रोप वॉकिंग करनी है। ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है अगर पॉलिटिकल लाइंस की बात की जाए। दीपेंद्र हुड्डा की सफाई से पहले उन्हें पार्टी के अंदर भारी फजीहत झेलनी पड़ी। इस मुद्दे पर हरियाणा कांग्रेस में उनके खिलाफ ऐसा विरोध काफी समय बाद देखा गया। हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा जिसमें दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस कार्य समिति से बाहर करने की मांग की गई। फिलहाल सज्जन सिंह को श्रद्धांजलि देने के मुद्दे पर कांग्रेस के अंदर जो कलह शुरू हुई थी वो आलाकमान के दखल के बाद थमती दिख रही है। हम सज्जन कुमार की बात कर रहे हैं, लेकिन विरोधी पार्टियों को इस मुद्दे में कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका जरूर दे दिया। इस मामले में जो सियासी फाइट चल रही है उस पर हमने ये रील बनाई। मैं कह रहा कि गद्दार है ये बंदा, रोल मॉडल तक क्या ਇਹਦਾ नाम लेना भी पाप है। इस बंदे जे अजिहे रोल मॉडल हो जाएंगे तो देश तबाह हो जाएगा। इस ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ और अपने आप ਨੂੰ भी संभाले। जो परिवार जो है वो तबाह हुए हैं, शहीद किए गए हैं, मारे गए हैं, जिनके ज़ख्म आज भी ताज़ा हैं, उनको उनके ज़ख्मों पर आप नमक छिड़क रहे हैं, उनके ज़ख्मों पर आप मिर्च छिड़क रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के इस मानसिक दिवालियेपन का जो है वो खुद कांग्रेस ही इलाज कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। जिसको कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया उनके लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस ये कहते हैं कि तो ये हमारे वो थे क्या, रोल मॉडल थे। अगर ऐसे ही रोल मॉडल कांग्रेस के अंदर थे, कांग्रेस में है, तो फिर इस देश को बर्बाद करने वालों में लंबी लाइन कांग्रेस तो इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति है वो कांग्रेस की वास्तविक मानसिकता को अभिव्यक्त करती है। वही मानसिकता की अभिव्यक्ति जो है हमारे यहाँ जो आप कह रहे हैं दीपेंद्र जी के वक्तव्य से हुई। फिक्र में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की। आपके सामने दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो इस वक्त मॉस्को में हैं, जहां उन्होंने मुलाकात की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। वहीं दूसरी तस्वीर में है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जो चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे हैं, जहां वो चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे। वांग यी शी जिनपिंग के राइट हैंड हैं। जयशंकर रविवार को मॉस्को पहुंचे थे। वो 2 दिन के दौरे पर रूस गए हुए हैं। पुतिन से मुलाकात में उन्होंने भारत रूस संबंधों के अलावा पीएम मोदी के खास संदेश का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने और फिर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपका स्वागत करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वहीं चीन में अजीत डोभाल भारत चीन सीमा विवाद पर 25वें दौर के विशेष प्रतिनिधि वार्ता करेंगे। अगले महीने सितंबर में दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शामिल होने की चर्चाएं जोरों पर। पहले आप पुतिन के सामने जयशंकर का बयान देखिए, फिर एन से अजीत डोभाल के चीन दौरे वाली फाइल। Mr. President, and let me first of all begin by conveying the good wishes of Prime Minister Narendra Modi. Thank you. Excellency, he has given me a personal communication which I would like to hand over to you. I think our economic cooperation, trade, energy, fertilizers, nuclear, other dimensions as well. I'd be pleased to speak about it in detail, but overall, I think our economic cooperation has grown very significantly. Prime Minister Modi looks forward to meeting you at the SCO summit, then welcoming you in India for the BRICS summit. और अब बात अजीत डोभाल के चीन दौरे की। कल होने वाली मीटिंग सिर्फ एक कूटनीतिक बैठक नहीं है, इसके पीछे गलवान की चोट, पूर्वी लद्दाख का तनाव, अरुणाचल प्रदेश पर चीन के खोखले दावे और अगले महीने ब्रिक्स समिट में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शामिल होने की संभावनाएं। बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन वाकई सीमा पर शांति चाहता है? डोभाल के चीन दौरे पर वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जिन पर बात हो सकती है? आइए इसको एनालाइज करते हैं। कल अजीत डोभाल चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे और इस बैठक की इंपॉर्टेंस इस बात से आप समझिए कि वांग यी शी जिनपिंग के सबसे ट्रस्टेड और सबसे रिलायबल अलाय है। फ्रेम भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की बात होगी। इस बैठक में सीमा पर शांति और स्थिरता लाने पर जोर दिया जाएगा। एलएसी पर स्थिति और बॉर्डर मैनेजमेंट पर बात होगी।
इसके साथ ही LAC पर सैनिकों की तैनाती कम करने पर चर्चा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास चीनी सैनिकों की कथित गतिविधि पर भी चर्चा संभव है। 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स समिट पर भी बात हो सकती है। NSA अजीत डोभाल और वांग यी के पास विशेष प्रतिनिधि का पद है। यह व्यवस्था वर्ष 2003 में शुरू हुई थी और इसका मकसद दोनों देशों के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा के विवाद को सुलझाना था। इसमें प्रगति कभी आसान नहीं रही है। 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प और उसके बाद पूर्वी लद्दाख में बने तनाव के कारण भारत और चीन में बातचीत लगभग 5 वर्ष तक रुकी रही। ये बातचीत दिसंबर 2024 में फिर से तब शुरू हुई जब बीजिंग में 23वां दौरा हुआ। इसके बाद पिछले वर्ष अगस्त में नई दिल्ली में 24वां दौरा हुआ। अजीत डोभाल की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्तर की बातचीत के लिए बीजिंग की यह उनकी पहली यात्रा है और यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों सरकारें चुपचाप रिश्ते बेहतर होने के संकेत दे रही और साथ ही जिनपिंग के भारत दौरे की प्रबल संभावना है। एक तो डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जो सबसे बड़ा एक मान लें कि सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे बड़े पदाधिकारी हैं और उनके मिशन में ये खासकर होता है कि जो कूटनीतिक संबंध हैं उनको अगर हम सुरक्षा से जोड़ें तो उनके लिए अजीत डोभाल का एक विशेष महत्व है। SR अटल जी के वक्त क्यों बना था कि बॉर्डर रेजोल्यूशन हो, रेजोल्यूशन शब्द था। अब क्या हो गया, वो बॉर्डर मैनेजमेंट पे आ गया। मतलब यथास्थिति जो है जैसा है, तो जो है जैसा है में लद्दाख 2020 गलवान में जो हुआ क्या वो वैसे ही रहेगा? 2024 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग होगी, तो मुझे लग रहा है एक संकेत भी दिया जा रहा है कि कुछ मेजर होने जा रहा है, न कि सिर्फ ब्रिक्स के मामले पर बल्कि भारत चीन के आपसी संबंधों को लेकर। देखिए, एक बात हम सभी के लिए समझना जरूरी है कि इस वक्त मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, बायपोलर नहीं, मल्टीपोलर। और ऐसे में पूरी दुनिया की नज़र भारत पर भी है, क्योंकि भारत पूरी दुनिया के लिए एक स्टेबिलिटी देने वाला प्लेटफॉर्म सबको प्रोवाइड कर रहा है। और अब फिक्र में पाकिस्तानी साजिशों की फाइलें, जिसमें जैश आतंकी मसूद अजहर पर मुनीर शाहबाज की करोड़ों फंडिंग और लश्कर के टेरर नेटवर्क के विस्तार का पर्दाफाश होगा। और शुरुआत मसूद के आतंकी मरकज से, जिसका सीधा कनेक्शन भारत के ऑपरेशन सिंदूर से। आप ये वीडियो देखें पहले, पाकिस्तान के बहावलपुर से वायरल है। जैश ए मोहम्मद का टेरर हेडक्वार्टर है, नाम है सुभान अल्लाह मरकज। जैश का वो आतंकी अड्डा जहां नए आतंकियों की भर्ती, ट्रेनिंग और ब्रेन वॉश का काम होता था, जहां भारत के खिलाफ मसूद अजहर अपने टॉप आतंकियों के साथ बैठकर साजिशें रचता था, जिसे भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करके पिछले वर्ष मई के महीने में तबाह किया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के 15 महीने बाद मसूद का यही हेडक्वार्टर एक बार फिर से एक्टिव हो गया। भारतीय मिसाइलों ने इस मरकज को मिट्टी में मिला दिया था, इसकी छत उड़ गई थी, फर्श पर कई फीट के गहरे गड्ढे हो गए थे। भारतीय सेना के हमले ने जैश के इस ठिकाने को खंडर में तब्दील कर दिया था, जिसके बाद से मसूद अजहर और पाकिस्तान की सरकार काफी बेचैन थी। लेकिन अब नई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने जैश को मरम्मत के लिए 25 करोड़ की फंडिंग की है। सोचिए जरा, वहां पर आटा, पेट्रोल, चावल, इनके दाम क्या है? लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन इसके लिए 25 करोड़ की फंडिंग की जा रही है। खैर, और ऑपरेशन सिंदूर में बर्बाद ये स्ट्रक्चर एक बार फिर से बनकर तैयार हो गया। जैश का यह आतंकी ठिकाना करीब 18 एकड़ में फैला हुआ है। भारत के हमले के बाद इसे दोबारा बनाने का काम शुरू हुआ। कई बार ऐसी खबरें आई कि इसकी मरम्मत के लिए मसूद अजहर ने लोगों से चंदा देने की अपील की थी। डिजिटल पेमेंट के जरिए करोड़ों रुपए जुटाए गए थे। सोचिए जरा, इसके बाद भी पाकिस्तान को ब्लैकलिस्टेड नहीं किया जाता इंटरनेशनल फंडिंग में। खैर, बताया जा रहा है कि अब इस मरकज के गुंबदों को दोबारा तैयार कर दिया गया है। जिस मुख्य हॉल में आतंकी जमा होते थे, उसकी टूटी दीवारों पर नया प्लास्टर चढ़ा दिया गया है। धमाकों से टूटे पुराने फर्श की जगह नया संगमरमर बिछाया गया है। भारतीय मिसाइलों ने जमीन में जो गहरे गड्ढे बनाए थे, उन्हें कंक्रीट से भरकर समतल कर दिया गया है। परिसर में मदरसा अल सबीर की इमारत और जैश कमांडरों के लिए बनी इमारत को फिर से बनाया गया है। पूरे परिसर का के अंदर और बाहर नया पेंट कर दिया गया। ये दो बातें बिल्कुल साफ है। पहली ये कि आतंकी संगठनों को सेना सरकार की मदद का हमेशा की तरह पर्दाफाश हुआ है। स्पष्ट है, पाकिस्तान में छिपे मसूद और हाफिज जैसे वांटेड ग्लोबल आतंकवादियों के कारनामों को आगे बढ़ाने के लिए सेना सरकार हर संभव मदद करे। दूसरी है कि भारत में कई एक्सपर्ट्स अब ये भी कह रहे हैं कि चलो इस बहाने पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए सेना को ब्रह्मोस से तबाही मचाने वाला नया टारगेट दे दिया।
असल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह तय है कि भारतीय सेना के लिए पाकिस्तान में कोई भी टारगेट दूर नहीं है। बहावलपुर तो बिल्कुल भी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जिसकी दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर है और जहां भारत की एजेंसियां हर हलचल का करीब से हिसाब रख रही हैं। जैश ए मोहम्मद के अलावा आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े हमारे पास एक बड़ी जानकारी है। पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा के बढ़ते नेटवर्क का दावा किया गया है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में एलईटी के 2 टॉप कमांडर सिंध पहुंचे, सैफुल्लाह कसूरी और अब्दुल राउफ ने वहां सीक्रेट दौरा किया। सिंध में स्थानीय कमांडर फैजल नदीम के साथ बैठक की। स्थानीय कमांडर और आईएसआई के लोगों से मुलाकात का दावा किया गया। युवाओं को लश्कर से जोड़ने की योजना पर इस आतंकी बैठक में चर्चा की गई। 6 महीने में 7 से ज्यादा लश्कर के मरकज और मस्जिद का निर्माण भी किया गया। नेटवर्क विस्तार पर बड़ी रकम खर्च होने की जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तान को क्या हो रहा है, इसका उदाहरण अब आप आगे देखते जाइए। आतंकी नेटवर्क तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन अपनी नेटवर्थ कम होती जा रही है पाकिस्तान की। शाहबाज घुटनों पर है, लेकिन दूसरी तरफ कोई और आग उगल रहा है। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की और चीन ने पाकिस्तान की सैन्य मदद की थी, लेकिन भारतीय सेना के आगे कुछ नहीं हुआ। ना तो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को बचा पाए, ना ही तुर्की के ड्रोन भारत का कुछ बिगाड़ पाए। इसीलिए भारत इन डेवलपमेंट से कतई चिंतित नहीं है, बल्कि चिंता मुनीर को बढ़नी चाहिए, जिनके लिए मौलाना फजलुर रहमान ने टुकड़े टुकड़े वाले खतरे का ऐलान बजा दिया। पाकिस्तान के बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता मौलाना फजलुर रहमान, जो पाकिस्तान में मौलाना डीजल के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने सीधे सीधे मुनीर पर अटैक किया और मुनीर के दिल में भारत से 1971 की हार वाला दर्द जगा दिया है। मौलाना ने कहा कि सेना बड़े बड़े बोल बोलती रहेगी और देश 1971 की तरह एक बार फिर टुकड़ों में बट जाएगा। वैसे पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से 1971 की हार वाला डर काफी ट्रेंड कर रहा है। पहले बलोच विद्रोहियों ने मुनीर आर्मी को वैसा ही हाल करने की धमकी दी, अब मौलाना डीजल भी वैसी बात कर रहे हैं। दरअसल बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में जिस तरह से बगावत, उससे हर कोई डरता है। इसीलिए मौलाना ने कहा कि अगर ये जारी रहा तो टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान से कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज बड़ी बड़ी बातें हमेशा करती, ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें हमने 1971 में भी सुनी थी। 1971 में जब जनरल याया खान कह रहे थे कि हम लड़ेंगे, लेकिन अगले दिन ही सरेंडर कर दिया। अब भी देश के कई हिस्सों में खून बह रहा है, हालात खराब है। यही चलता रहा तो देश का भूगोल बदल सकता है। मौलाना फजलुर रहमान 1988 में पाकिस्तान की राजनीति में आए। बेनजीर भुट्टो के दूसरे कार्यकाल के लिए लोकप्रिय नेता बने। बेनजीर के दौर में उन्होंने पूरे देश से डीजल कोटा प्राप्त करने में गहरी रुचि दिखाई थी और तभी से पाकिस्तान में आवाम और सियासतदान दोनों ने मौलाना डीजल कहने लगे। अब बात एक ऐसे आईएएस अधिकारी की जिन्हें जज को फोन करना महंगा पड़ा। एक लंबित केस के सिलसिले में कथित तौर पर दबाव बनाने के प्रयास को लेकर हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। इस मामले में 2 चेहरे, एक तरफ यूपी की सीनियर आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने, तो दूसरी तरफ गोंडा की सिविल जज सीनियर डिवीजन शबीना खान। आरोप है कि दुर्गा शक्ति ने जज को फोन किया, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया और इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार माना। मामला पिछले महीने का है, जिसकी लिखित शिकायत 4 अगस्त को गोंडा के जिला जज से की गई। चिट्ठी में लगाए गए आरोपों के मुताबिक 15 जुलाई को कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल ने सिविल जज शबीना खान को फोन किया। जज के मुताबिक पहली कॉल दोपहर 1:26 पर आई। फोन उनके 7 साल के बेटे ने उठाया। उन्होंने नाम बताए बिना फोन काट दिया। दूसरी कॉल करीब 1 घंटे बाद दोपहर 2:32 पर आई। जज ने कॉल रिसीव कर परिचय पूछा तो महिला ने कहा, मैं कमिश्नर देवी पाटन मंडल दुर्गा शक्ति नागपाल बोल रही हूँ, आप कब तक छुट्टी पर रहेंगे। जब जज ने उनकी छुट्टी के बारे में पूछने का कारण जानना चाहा तो कमिश्नर ने कहा कि वो कोर्ट में लंबित मुकदमे के बारे में बात करना चाहती हैं। बकौल जज उन्होंने तुरंत फोन काट दिया, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कोई कमिश्नर सीधे फोन पर मुकदमे की बात करें। जज के पास तीसरी कॉल दोपहर 3:21 पर आई और स्टेनो की आई है। उन्होंने बताया कि कमिश्नर मैडम आपकी छुट्टी के बारे में जानकारी और आपका नंबर मांगे। चौथी बार दोपहर 3:32 पर बातचीत हुई। कमिश्नर ने फोन उठाते ही कहा कि अच्छा हुआ आपने मुझसे बात कर ली, वरना मैं आपकी शिकायत हाईकोर्ट में करने वाली थी। आपको तमीज नहीं है कि सीनियर आईएएस ऑफिसर से कैसे बात करते हैं। आपके व्यवहार से लगता है कि आप जुडिशियल ऑफिसर हैं भी या नहीं। मुझे तो ये लग रहा है कि कैसे संस्कार हैं आपके।
जज शबीना खान के मुताबिक उन्होंने उनसे कहा कि वो अपनी छुट्टी की जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं। जज की चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए। मामला 1997 से लंबित ज्योति विद्या मंदिर स्कूल बनाम नगर पालिका परिषद गोंडा से जुड़े भूमि विवाद का है। इस केस की सुनवाई सिविल जज शबीना खान कर रही थी। आरोप है कि इसी केस को लेकर कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल ने उन्हें फोन किया था। जज की मांग पर यह मुकदमा दूसरी अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया था। इस बीच कमिश्नर की सफाई भी आ गई है। उनके मुताबिक 15 जुलाई को उन्होंने जज को फोन केवल उनके अवकाश और अवधि और वापसी के बारे में जानकारी लेने के लिए किया था। फोन पर लंबित मुकदमे पर कोई चर्चा नहीं हुई। बाद में उन्होंने जिला जज से मामले के जल्द निपटारे का अनुरोध किया। कमिश्नर ने कहा कि वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी गरिमा का पूर्ण सम्मान करें।